नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर्जना टाइम्स। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले चलता हूं और इतिहास के पन्नों की आवश्यकता आज एक बार फिर से क्यों पड़ी, उसका कारण आपको समझाऊंगा और आप भी खुद समझ जाएंगे कि क्यों आज एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को कुरेदने की आवश्यकता पड़ी। यूं तो इस देश में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए रोज इतिहास के पन्नों को उलट पलट किया जाता है। हर पार्टी अपने अनुसार पन्नों को बदलती है, पन्नों को पलटती है। परंतु जो इतिहास मैं आज आपको बता रहा हूं वो ऐसा इतिहास है कि जिसमें भारत ने एक गौरव स्थापित किया था। अब सवाल ये उठता है कि आज मैंने ऐसा क्यों किया। दरअसल मैं इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस समय आंतरिक युद्ध से जूझ रहा है, जिसमें बलूचिस्तान की मांग एक बार फिर से पाकिस्तान में उठ रही है और उसमें रोज लोगों की मौत भी हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार भी हो रहा है। परंतु पड़ोसी बेफिक्र है, पड़ोसी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये दौर ऐसा दौर है कि जिसमें केवल यहां सेखी बघारना कि हम इन्हें ये कर दिया, हमने वो कर दिया। परंतु जब आप भी अगर आपके घर के अड़ोस पड़ोस में कोई आदमी अगर गलत आ जाता है और वहां रोज लड़ाई होती है तो आप भी सोचते हैं कि यार इनका समझौता ही करा दे, रोज की टेंशन से अच्छा है, हम लोगों को निजात मिलेगी। परंतु आज की सरकार ऐसा नहीं सोचती है। आज की सरकार केवल यह सोचती है कि बिहार में औरंगजेब चुनाव जितवा सकता है या उत्तर प्रदेश में संभल चुनाव जितवा सकती है। ये आज का दौर है। पहले का दौर क्या था, उस दौर की बात आज एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। आपको समझ में आएगा कि भारत का गौरव किस तरह से बढ़ा था और भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। यह साल 1971 की बात है, जब पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई लड़ रहा था। ईस्टर्न पाकिस्तान में बंगला भाषा बोलने वाले लोग थे, तो वेस्टर्न पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले लोग थे। और उर्दू वो इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जब पाकिस्तान में केवल उर्दू बोली जाएगी। जिन्ना वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान में केवल उर्दू भाषा बोली जाएगी, ना हिंदी कोई बोलेगा ना अन्य कोई भाषा बोलेगा। इसी को लेकर वहां लड़ाई शुरू हो गई और रोज वह मारकाट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि 7 से 8 दिन के अंदर अंदर 30 लाख लोगों को वहां मार दिया गया था। अब इतना बड़ा नरसंहार होता रहा और पड़ोसी चुप बैठा रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसी दौरान भारत में करीब 1 करोड़ शरणार्थी आ गए। भारत वैसे भी उस समय, क्योंकि 1971 की बात है तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे आजादी मिले हुए, और एक पहले ही दंश 1947 का भारत झेल रहा था, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हुई और भारत 2 हिस्सों में बंट गया था, उसको झेल रहा था। तो दूसरी तरफ 1 करोड़ शरणार्थी भारत में घुस जाते हैं। भारत उन शरणार्थियों का देखे या अपने देश का देखे। ऐसे में इंदिरा गांधी को लगा कि अब चीजें खराब होने वाली हैं, तो इंदिरा गांधी ने अपने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुलाया और उनसे सलाह मशूरा किया। सलाह मशूरा करने के बाद जो पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा था वो थे शेख मुजीबुर रहमान। उनसे बात की तो उन्होंने भी यहां से सहायता की मांग की कि आप हमारी सहायता कीजिए। तो पाकिस्तान के ईस्ट वाले लोगों की सहायता के लिए भारत वहां सेना भेज देता है। परंतु कुछ देशों को यह बात गवारा नहीं होती। इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि उस समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था, चाइना खड़ा हुआ था और गल्फ कंट्रीज खड़ी हुई थी। उसके अलावा
जो ब्रिटिश थे वो भी उनके साथ खड़े हुए थे, परंतु एक देश ऐसा भी था जो भारत के साथ खड़ा हुआ था, और वो देश था यूएसएसआर, रूस। उसने भारत का साथ दिया, और भारत का साथ ही नहीं दिया बल्कि उन बाकी देशों को भी भारत में घुसने का मौका नहीं दिया। और उस युद्ध में पाकिस्तान के दो हिस्से किस तरह हुए, क्या लड़ाई लड़ी गई, एक बार इतिहास के पन्नों की इन परतों को खोलते हैं। जोरों से अपने लिए एक अलग देश बनाने के लिए आंदोलन कर रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढा रहा था। मर्दों को मारा काटा जा रहा था और औरतों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। ऐसे में लगभग 1 करोड़ लोग ईस्ट पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण ले चुके थे। ऐसी सिचुएशन में भारत को ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के सिविल वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन भारत ने इस युद्ध में हथियार तब तक नहीं उठाए थे जब तक कि पाकिस्तान ने खुद आगे बढ़कर भारत के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ दिया। पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था और इसके लिए भारतीय सेना तैयार बैठी थी। इसके बाद 1971 के वॉर में ना तो सिर्फ भारत विजयी हुआ बल्कि एक नया देश बना, बांग्लादेश। हालांकि इस युद्ध में सिर्फ बांग्लादेश का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि एक और सुखद घटना हुई थी जब यूएसएसआर भारत के खिलाफ खड़े यूएस और यूके के विरुद्ध भारत का साथ देने के लिए बे ऑफ बंगाल में अपने मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ आ खड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूएसएसआर को आगे क्यों आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था कि यूएस ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत को बे ऑफ बंगाल में घेरना शुरू कर दिया था? और क्यों यूएस और यूके की एयरक्राफ्ट कैरियर्स पाकिस्तान को युद्ध में छोड़ भाग खड़ी हुई? 1971 एक ऐसा वक्त था जब आधी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी, भारत को घेरने की कोशिश कर रही थी। उस समय यूएसएसआर ही एक ऐसा देश था जिसने भारत के लिए दुनिया से दुश्मनी ले ली थी। भारत पाकिस्तान वॉर के बीच एक समय ऐसा आया जब चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना टास्क फोर्स 74, जिसे 7th फ्लीट भी कहा जाता था, को मैदान में उतार दिया था। ऐसे में रशिया ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने न सिर्फ अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने से रोका, बल्कि चीन को भी भारत के खिलाफ शामिल होने नहीं दिया। बात 1971 की है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सिविल वॉर अपने पीक पर था। 1947 में धर्म का नाम लेकर पाकिस्तान भारत से तो अलग हो गया, लेकिन अपने देश के अंदर दो अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच टकराव रोक नहीं पाया। रिजल्ट ये हुआ, पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। सच्चाई तो यह है कि इस बंटवारे की नींव उसी वक्त पड़ गई थी जब आजादी के बाद जिन्ना ने अपनी स्पीच में कहा था, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा सिर्फ उर्दू ही रहेगी। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. दिक्कत की बात यह थी कि ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर आबादी बांग्ला भाषी की थी। ऐसे में उर्दू के राष्ट्रभाषा बनने से ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली ज्यादा संपन्न था। यहाँ बांग्ला बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। वहीं वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर उर्दू बोली जाती थी और इधर के लोगों की मेंटालिटी भी अलग थी। ये खुद को सुपीरियर मानते थे, बात बात पर ईस्ट पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते थे। यहाँ तक गवर्नमेंट की पॉलिसी और मिलिट्री का पावर भी इन्हीं वेस्टर्न पाकिस्तानियों के हाथ में थी। इसके बाद 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पहली बार 313 में से 167 वोट पाकर चुनाव जीत गई। पार्टी की ओर से मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को यह बात अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और वेस्ट पाकिस्तानी लीडर्स सब ने एक साथ मिलकर इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया। चुनाव जीत जाने के बाद भी मुजीबुर रहमान को कुर्सी नहीं दी गई। जो डिस्क्रिमिनेशन ईस्ट पाकिस्तान सालों से महसूस करता आया था, इलेक्शन कैंसिल होने के बाद उसे देख भी लिया था। ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग इस भेदभाव को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट देश बांग्लादेश की मांग कर दी। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। फिर पाकिस्तान का जुल्म शुरू होता है। 30 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ। लाखों औरतों की आबरू लूटी गई। स्कूल, हॉस्पिटल, हर तरफ पाकिस्तान की सेना निर्दोषों पर लाठियां और गोलियां बरसा रही थी। लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान से भागकर भारत में प्रवेश करने लगे।
भारत जिसके अभी बंटवारे के घाव भरे भी नहीं थे, लाखों की संख्या में आ रहे रेफ्यूजीज का बोझ कैसे झेल पाता। बॉर्डर के अंदर बढ़ते रेफ्यूजीज और उनकी सिचुएशन देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश की। बार बार अपनी परेशानी समझाने के बाद भी अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन भारत की मजबूरी समझने को तैयार नहीं हुए। A man-made tragedy of vast proportions. I am haunted by the tormented faces in our overcrowded refugee camps, reflecting the grim events which have compelled the exodus of these millions from East Bengal. इधर पाकिस्तान के अंदर वायलेंस लगातार बढ़ता रहा, लेकिन पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में होने वाले जुल्मों की जिम्मेदारी लेने की बजाय पूरी दुनिया से अपनी सच्चाई छुपाने पर लगा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान पर जुल्म ढाने के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के खिलाफ अटैक भी प्लान कर रखा था। इसी प्लान के हिसाब से 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर बमबारी करी और इसके अलावा कश्मीर के कई आर्मी बेसिस में भी अटैक किए गए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को जितने सक्सेस की उम्मीद थी उतनी नहीं मिली और ना ही इंडियन एयरफोर्स न्यूट्रलाइज हो सकी, बल्कि उल्टे भारतीय सैनिक और अधिक क्रोध से भर गए और पाकिस्तान को युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। जवाब में भारत ने भी अपनी तरफ से 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका जो पहले से ही पाकिस्तान की तरफदारी में था, वो नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़े। भारत ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को चुना जरूर था, लेकिन हमारे देश के रिश्ते यूएसएसआर के साथ हमेशा से अच्छे रहे थे। उधर दूसरी तरफ अफगानिस्तान और चीन ऑलरेडी यूएसएसआर के साथ आ चुका था और कम्युनिज्म को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका एशिया में कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान को अपना एलाय बना लेता है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोल्ड वॉर में साउथ एशिया में हॉट सीट था, जिसे अमेरिका हर हाल में सपोर्ट करना चाहता था। लेकिन भारत के इरादे साफ थे। ईस्ट पाकिस्तान के साथ हुए अन्याय ने इंदिरा गांधी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था और उन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान को फ्रीडम दिलाने का निर्णय ले लिया था। जनरल मानेकशॉ और जगजीत सिंह अरोड़ा की लीडरशिप में इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान की सीमा में बढ़ती चली गई। हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान की सरजमीन को हिला के रख दिया। मन ही मन अब पाकिस्तानी आर्मी उस दिन को कोस रहे थे जब उन्होंने भारतीय शेरों से उलझने का सोचा था। पाकिस्तान का ये हाल देखकर अमेरिका बौखला चुका था। अमेरिका को अब लगने लगा था कि भारत कहीं वेस्ट पाकिस्तान को भी ना कैप्चर कर ले। इसीलिए वॉर के बीच भारत के सभी दुश्मन देश एक साथ मिलकर पाकिस्तान की मदद में आ गए। अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इंडियन एम्बेसडर LK झा को बुलाकर अपने तरफ करने की कोशिश की और साथ भारत यूएसए के अच्छे संबंधों की आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन इन बातों से यूएसए का मतलब साफ था कि अगर पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ तो यूएस भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। निक्सन ने यह भी कहा था कि अगर यूएसएसआर के साथ भारत की ट्रीटी है तो अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका के सेंटो एंड सिएटो ट्रीटी के तहत जुड़ा हुआ था। एक तरफ भारत की मिलिट्री पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उसी समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा में भाषण दे रही थी। उन्होंने खुलेआम कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हमारे देश को धमकाने का काम कर रही है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। दरअसल पाकिस्तान की तबाही से अमेरिका खींच उठा था। 9 दिसंबर को अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में चीन को रिप्रेजेंट कर रहे हुआंग हुआ को मीटिंग के लिए इनवाइट किया। मीटिंग में हेनरी किसिंजर, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एडवाइजर थे, उन्होंने हुआंग हुआ के सामने पाकिस्तान की दुर्दशा का बखान किया और कहा अब जरूरत है चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आकर भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करे। इसके बाद अगर यूएसएसआर चाइना के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो यूएसए चाइना को प्रोटेक्ट करेगा। हुआंग हुआ अमेरिका की इस राजनीति को समझ चुके थे। उन्होंने इस वॉर में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की बात की, लेकिन किसी प्रकार की लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया। बौखलाए अमेरिका के ईस्टर्न पाकिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने के बहाने टास्क फोर्स 74 को वियतनाम से बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। USS एंटरप्राइज उन दिनों विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। इस एयरक्राफ्ट में 70 फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स थे। इसके अलावा इसके साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS किंग, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स USS डिकेटर,
पार्सन्स एंड टार्टर सैम और असॉल्ट शिप USS ट्राइपोली भी थे। भारत के पास उस समय एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था, जिसकी तुलना में अमेरिका का 7th फ्लीट बेड़ा काफी बड़ा और पावरफुल था। वॉर शुरू होने से 4 महीने पहले 9 अगस्त 1971 को ही इंडिया ने रशिया के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ऑफ 1971 पर सिग्नेचर कर लिया था, जिसमें एक नियम ऐसा भी था कि जब भी भारत पर कोई फॉरेन पावर अटैक करेगा तब USSR को भारत की रक्षा करनी ही होगी। सोवियत इंटेलिजेंस ने ये बात पता कर ली कि ब्रिटिश और अमेरिकन ने मिलकर भारत को बे ऑफ बंगाल में घेरने की प्लानिंग कर रखी है। इसके लिए ब्रिटेन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल के साथ हजारों टन बम और डिस्ट्रॉयर्स लेकर वेस्ट साइड से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वही अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश की तरफ से भारत को उलझाने के लिए निकल पड़ा है, जिसके बाद सोवियत गवर्नमेंट भारत की मदद के लिए तुरंत जुट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 10 दिसंबर को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ अमेरिकन प्रेसिडेंट का वो मैसेज हाथ लगा, जिसे उन्होंने अपने सेक्रेटरी किसिंजर के लिए भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि उनका 75,000 टन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा कुछ और बातें भी सामने आई, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा था कि जब तक भारतीय सैनिक पूरा पाकिस्तान छोड़कर वापस नहीं चले जाएंगे तब तक वह वॉरशिप आगे बढ़ता ही रहेगा। अब अमेरिका की मंशा साफ हो गई थी। इसके तुरंत बाद इंडिया ने सिक्योरिटी ट्रीटी के तहत मॉस्को से मदद मांगी। इसके बाद 13 दिसंबर को USSR ने एडमिरल व्लादिमीर क्रुगल्याकोव की कमांड में एक 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप के अंडर न्यूक्लियर आर्म्ड फ्लोटिला भेजा। USSR ने 2 टास्क फोर्स तैनात किए थे, जिसमें कुल मिलाकर क्रूजर्स, 2 डिस्ट्रॉयर्स, 6 सबमरीन्स और सपोर्ट वेसल्स थे। दरअसल USSR अमेरिका को अपनी सेना का दम भी दिखाना चाहता था। भारत USSR के बीच हुई ट्रीटी की वजह से USSR ने चीन को भी इस वॉर में भारत के खिलाफ नहीं बोलने दिया। ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर भारत को 2 तरफ से घेरकर ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने से रोकना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ इस 2 तरफा खतरे का मुकाबला करने के लिए और इन्हें इंडियन कोस्टल्स के करीब जाने से रोकने के लिए USSR अब पूरी तरह तैयार था। इसी दौरान मॉस्को ने अपने वॉरशिप्स को अमेरिकन और ब्रिटिशर्स को इंडियन वॉर जोन के करीब जाने से रोकने का आदेश दिया। अमेरिकन को धोखा देने के लिए USSR ने एक गजब की रणनीति अपनाई। उन्होंने प्लान किया कि जब अमेरिकन सामने आए तो सारी सबमरीन्स को सी लेवल पर उठा लिया जाए, जिससे कि अमेरिकन फ्लीट को ये लगे कि वो चारों तरफ से USSR की सबमरीन से घिरे हुए हैं। ऐसा ये दिखाने के लिए किया गया था कि हिंद महासागर में USSR ने कई सारे सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स लगा रखे हैं, जिससे कि अमेरिकन धोखा खा जाए और इंडिया पर किसी तरह का अटैक नहीं करे। ये प्लान USSR के लिए वर्क भी कर गया। थोड़ी ही देर में USSR के कमांडर ने 7th फ्लीट के कमांडर का मैसेज इंटरसेप्ट किया, जिसमें ब्रिटिश वॉरशिप इंचार्ज एडमिरल गॉर्डन अमेरिकन 7th फ्लीट कैप्टन से कह रहे थे कि सर, हमने काफी देरी कर दी है। यहाँ ओशन में पहले से USSR बड़ी भारी मात्रा में सबमरीन्स के साथ पहले से आ चुका है। मैसेज मिलने के बाद US की वॉरशिप्स इंडियन वाटर टेरिटरी में एंटर करने के पहले ही रुक गई और श्रीलंका की तरफ से निकल गई। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सबमरीन्स ने भी मेडागास्कर का रुख कर लिया और इस तरह से USSR की सूझबूझ ने INS विक्रांत का काम आसान कर दिया। वहीं दूसरी ओर भारत की सेना का पराक्रम भी पूरे जोर शोर पर था। भारत की सेना ने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया। ढाका में गवर्नर हाउस के अंदर पाकिस्तान के आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। भारत की सेना गवर्नर हाउस तक जा पहुंची। हमले से घबराकर पाकिस्तान आर्मी जनरल आमिर अब्दुल्ला नियाजी ने भारत को युद्ध विराम का संदेश भिजवाया, लेकिन भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने यह कहकर मना कर दिया कि अब कोई युद्ध विराम नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान को सरेंडर करना होगा। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के जनरल ने सरेंडर कर दिया और फिर इंदिरा गांधी की एक डिक्लेरेशन, ढाका अब स्वतंत्र है, के साथ वॉर समाप्त हुआ। लेकिन एक सवाल हर इंडियन के मन में जरूर उठता है कि आखिर अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना टास्क फोर्स क्यों उतार दिया था। दरअसल इंडिया की USSR से बढ़ती हुई नजदीकियां अमेरिका को खल रही थी। ये वो दौर था जब USSR अपने पांव बड़े कर रहा था
और ये बात सुपर पावर अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। भारत पाकिस्तान वॉर में एक तरफ जहां अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, वहीं यूएसएसआर भारत के लिए एकमात्र सहारा बना हुआ था। अमेरिका के भारत पर खफा होने की एक वजह अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन की रेसिस्ट सोच भी थी। अमेरिका को इस बात का भी डर था कि अगर पाकिस्तान में भारत जीत गया तो एशिया में यूएसएसआर का विस्तार और अधिक बढ़ जाए। इस खबर को देखने के बाद आपको यह भी लगा होगा कि दोस्ती क्या होती है, दोस्ती के मायने क्या होते हैं। यूं तो आज देश के वर्तमान प्रधानमंत्री एक देश के राष्ट्रपति को अपना मित्र बताते थे, परंतु वही मित्र इस देश पर अब भारी पड़ने जा रहा है। उसका परिणाम 2 अप्रैल को होगा। खैर, मैं आज इसका जिक्र नहीं करूंगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर लड़ने की क्षमता है तो लड़ा जाता है, और लड़ा ही जीतने के लिए जाता है। जो लड़ाई लड़ेगा वही जीतेगा, जो केवल बातें करेगा वो कैसे जीत सकता है। भारत ने बांग्लादेश बनवाकर उन ईस्ट पाकिस्तान वालों को मुक्ति दिलाई, और अपने यहां से जो बांग्लादेशी आ गए थे, ईस्ट पाकिस्तान वाले आ गए थे, उनको भी वापस भेजने का काम किया। और इतिहास में एक अपना नाम इंदिरा गांधी ने लौह लेडी के नाम से कराया, आयरन लेडी के नाम से भी दर्ज कराया, क्योंकि उनके फैसलों से ही अमेरिका और चीन और कई और देश चुप बैठे और उसमें साथ दिया यूएसएसआर यानी रूस ने। तभी ये परिणाम हमारे सामने आया, और हमारी सेना के तत्कालीन जो सेनाध्यक्ष थे जगजीत अरोड़ा, उन्होंने 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया। पाकिस्तान ने कहा था और बाकी देशों ने कहा था युद्ध बंद कर दीजिए, भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ। भारत ने कहा था कि आप सरेंडर करिए तब युद्ध बंद होगा। भारत की शर्त पर वो युद्ध बंद हुआ, और आज बांग्लादेश अलग है और पाकिस्तान अलग है। मेरा कहने का मकसद, मेरा इस खबर को दिखाने का मकसद केवल ये था कि आपको पता चले कि केवल बोलने से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। खबर अच्छी लगी हो, इतिहास के पन्ने अच्छे लगे हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।